सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, क्योंकि इसने भारतीय बलों पर अकारण गोलीबारी और गोलीबारी शुरू कर दी थी। छोटे हथियारों के साथ और सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार के साथ गोलीबारी। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी। यह तब भी रिपोर्ट किया गया था जब श्रीनगर में एक और मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के 1 जवान घायल हो गए। सोमवार को भी पाकिस्तान का सहारा लिया गया। पूंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी और गोलीबारी करना। 2003 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय युद्ध विराम समझौता कुछ वर्षों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें नियंत्रण रेखा के साथ साथ हजारों लोगों के जीवन में सामान्य स्थिति बनी रही। साल अब पाकिस्तान एलओसी पर लगातार युद्ध विराम के उल्लंघन से इस समझौते का अधिक उल्लंघन कर रहा है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी यह पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को कवरिंग फायर प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि वे नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में घुस सकें। श्रीनगर मुठभेड़ में मारे गए 2 हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी। बीएसएनएल को छोड़कर दूरसंचार सेवाएं। पुलिस ने कहा कि मंगलवार को शहर के नवाकदल इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक सीआरपीएफ जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान के घायल होने के दौरान 2 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मारे गए थे। पुलिस के अधिकारियों ने मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं की है। सूत्रों ने बताया कि एक की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन श्रीनगर का हिजबुल मुजाहिदीन का एक शीर्ष कमांडर था। अन्य आतंकवादी एक विदेशी नागरिक माना जाता है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, श्रीनगर के नवाकाडल में ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए थे। 2 सुरक्षाकर्मी, एक सीआरपीएफ जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होने के बाद सुरक्षा बलों ने रात में घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ लगभग 2 बजे शुरू हुई। उसके बाद करीब 5 घंटे तक गोलीबारी हुई, लेकिन सुबह 8 बजे के आसपास आतंकवादियों के साथ नए सिरे से संपर्क स्थापित किया गया था। अधिकारी ने कहा कि एहतियात के तौर पर बीएसएनएल पोस्टपेड पर छोड़कर मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन सेवाएं शहर में छीनी गई हैं। लोगों से बेवफाई करने के लिए चश्मदीद। ममता बनर्जी एफआरबीएम पर सेंटर के प्रस्ताव से नाखुश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र की राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों की बढ़ती सीमाओं को शर्तों की पूर्ति से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे की बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है और लोगों को बरगलाने के लिए बोरानी। बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो भी हैं, ने पूरे आर्थिक पैकेज को एक बड़ा शून्य करार दिया। यूएनआई के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रविवार को कहा था कि केंद्र एफआरबीएम अधिनियम के तहत उधार सीमा को 3 से बढ़ा रहा है, 5% से 5%, लेकिन यह केवल 0.5% है। अन्य 1.5% मुझे मिलेगा अगर मैं कुछ शर्तों से सहमत हूँ जो संघीय प्रणाली के खिलाफ है। तो यह एक बड़ा शून्य है। यह लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक चश्मदीद है। उसने कहा, केंद्र के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त में शर्तों को ध्यान में रखते हुए संघीय ढांचे पर हमला। बनर्जी, जो सबसे कड़े आलोचकों में से एक है, बीजेपी ने कहा कि 1.5% राज्यों को संघीय ढांचे से दूर होना होगा। हमें संघीय ढांचे की रक्षा नहीं करने और झुकने का फैसला किया है। हम अपनी सरकार और उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। हम उनके भाजपा की तरह नहीं है कि चुनाव खत्म होते ही हम चुनावी वादों को भूल जाएंगे। केंद्र नए कार्यस्थल दिशा निर्देश जारी करता है। कुछ परीक्षण कोविड-19 पॉजिटिव होने पर पूरे कार्यालय को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भारत ने अपने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के 4थे चरण में छूट और कार्यालयों और कामकाजी स्थानों को खोलने के साथ प्रवेश किया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यस्थल सेटिंग्स में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक और प्रतिक्रिया उपायों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यालय के अन्य क्षेत्रों में पूरे कार्यालय भवन और स्टॉल के काम को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कीटाणु शोधन के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है यदि कोरोना वायरस के 1 या 2 मामले हैं। कीटाणु शोधन प्रतिक्रिया पिछले 48 घंटे में रोगी द्वारा दौरा किए गए क्षेत्रों तक सीमित होगी। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि अगर बड़ा
प्रकोप होता है तो पूरी तरह से कीटाणु शोधन के लिए पूरे भवन को 48 घंटों के लिए सील करना होगा। सभी कर्मचारी घर से तब तक काम करेंगे जब तक इमारत पर्याप्त रूप से विघटित न हो जाए और उन्हें फिर से कब्जे के लिए फिट घोषित कर दिया जाए। कोविड-19 कृषि भवन में रामविलास पासवान का कार्यालय आधिकारिक परीक्षण सकारात्मक होने के बाद सील कर दिया गया। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के कार्यालय और मध्य दिल्ली में कृषि भवन में स्थित उनके मंत्रालय के हिस्से को सील कर दिया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी में एक अधिकारी के बाद कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। हाल ही में कोरोना के कारण पशुपालन और डेयरी विभाग में पाया गया सकारात्मक मामला यह निर्णय लिया है कि कृषि भवन में खाद्य और सार्वजनिक वितरण कार्यालय 19 मई और 20 मई को गहन स्वच्छता के लिए बंद रहेगा। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है। यह दो है पासवान के मंत्रालय के आर्थिक विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामलों के विभाग। नई दिल्ली में राजपथ क्षेत्र में स्थित कृषि भवन में कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज सहित कई अन्य मंत्रालय भी हैं। नई दिल्ली में NITI भवन को एक कर्मचारी द्वारा सकारात्मक परीक्षण के बाद 28 अप्रैल को सील कर दिया गया था। 5 मई को शास्त्री भवन की एक मंजिल को मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा संक्रमित पाए जाने के बाद सील कर दिया गया था। महाराष्ट्र कोविड-19 मामले 35,000 अंक को पार करते हैं। मुंबई की गिनती 21,152 हो गई। महाराष्ट्र में 2033 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। सोमवार को 35,058 तक ले गए, जबकि 51 और मरीजों की मौत हो गई। उनमें से 23 मुंबई में। टोल बढ़कर 1,249। स्वास्थ्य विभाग ने कहा यह लगातार दूसरा दिन था जब राज्य में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 2000 से अधिक कोविड-19 मामलों की सूचना दी गई। 2033 नए कोविड-19 मामलों की संख्या 17 मई को दर्ज किए गए 2347 संक्रमणों के बाद दूसरी सबसे बड़ी एकल गणना है। राज्य ने 51 ताज़ा मौतें की भी सूचना दी। उन्होंने कहा कि 1,249 लोगों की मृत्यु हो गई है। सोमवार को भी 749 मरीजों को छुट्टी दे दी गई थी। ऐसे लोगों की तादाद 8,437 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि 757 लोगों की मौत हुई। 51 में से 23 लोगों की मौत 23 मुंबई से, नवी मुंबई और पुणे से 8, जलगांव से 3, औरंगाबाद, अहमदनगर और नागपुर से 2-2, भिवंडी और पालघर के एक व्यक्ति की मौत हुई। चीन भारत सीमा में अक्साई चीन क्षेत्र में चीनी सैन्य बॉलस्टर सैनिक रिपोर्ट। चीन के सैनिकों ने चीन भारत सीमा के अक्साई चीन क्षेत्र में गालवान घाटी में अपने सीमा नियंत्रण उपायों को तेज कर दिया गया है। सोमवार को यह आधिकारिक मीडिया ने बताया। चीनी कार्रवाई के बाद भारत की हालिया सीमा क्षेत्र में चीनी सुविधाओं का अवैध निर्माण गालवान घाटी क्षेत्र में राज्य द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स टैब्लॉइड में एक लेख में कहा गया है। अनाम सैन्य स्रोतों के हवाले से मई की शुरुआत में भारत गालवान घाटी में सीमा रेखा पार कर रहा है और चीनी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। भारतीय पक्ष रक्षा किलेबंदी और चीनी सीमा रक्षा सैनिकों की सामान्य गश्त गतिविधियों को बाधित करने के लिए बाधाओं का निर्माण किया। रिपोर्ट में दावा किया गया विदेश मंत्रालय या भारतीय सेना के किसी भी व्यक्ति की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं थी। नई दिल्ली में एक सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, दोनों पक्षों द्वारा सीमांत की अलग अलग धारणाओं के कारण संयुक्त राष्ट्र के सीमांकित भारत सीमा के साथ घटनाएं होती हैं। 5 मई को लगभग 250 इंडी पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो जिल क्षेत्र में एक और चीनी सेना के जवान आपस में भिड़ गए। कम तीव्रता का भूकंप राजस्थान के झुंझुनू से टकराता है। मंगलवार को अधिकारियों ने कहा कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। किसी के भी जान माल के नुकसान की सूचना थी, जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष ने कहा। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था, शिव ने कहा, गणेश निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर। जी मीडिया के कर्मचारी कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं, कार्यालय को सील कर दिया जाता है। जी मीडिया ने सोमवार को कहा कि 28 कर्मचारियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और इसके कार्यालय, न्यूज़ रूम और स्टूडियो को सील कर दिया गया है। वैश्विक महामारी अब जी मीडिया के लिए एक व्यक्तिगत कहानी बन गई है।
पिछले शुक्रवार को हमारे सहयोगियों में से एक ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। एक जिम्मेदार संगठन के रूप में हमने उन सभी लोगों का सामूहिक परीक्षण शुरू किया जो उक्त व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में हो सकते हैं। सुधीर चौधरी, प्रधान संपादक, जी न्यूज़ ने एक बयान में कहा, अब तक हमारी टीम के 28 साथियों ने सकारात्मक परीक्षण किया है। सौभाग्य से उनमें से ज़्यादातर स्पर्शोन्मुख हैं और किसी भी असुविधा की शिकायत नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि यह प्रारंभिक निदान और समर्थक सक्रिय हस्तक्षेप के कारण है। बयान में कहा गया है, हम सभी सरकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों के समन्वय में चक्र को तोड़ने और संक्रमण को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, चौधरी ने घोषणा की। हमारे कार्यालय, न्यूज़ रूम और स्टूडियो को स्वच्छता के लिए सील कर दिया गया है। जी न्यूज़ टीम को फिलहाल एक वैकल्पिक सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, परीक्षण बाकी कर्मचारी जारी रहेंगे। आईसीएमआर ने भी अपने परीक्षण मानदंडों को शिथिल कर दिया है ताकि यह स्पर्शोन्मुख व्यक्तियों का परीक्षण करने की अनुमति दे सके जो कोविड-19 सकारात्मक और रोग के वाहक हो सकते हैं। योगी ने प्रवासियों को फेरी लगाने के लिए 1000 बसों की कांग्रेस की पेशकश स्वीकार की, लेकिन सवारों के साथ। 3 दिवसीय आमने सामने होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य भर में अपने मूल स्थानों पर प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए 1000 बसें चलाने के कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पार्टी से प्रवासियों को बस चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। प्रियंका के पत्र के बाद यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने उन्हें सूचित किया। सोमवार को एक पत्र है कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेता को ड्राइवरों और कंडक्टरों के नाम और विवरण के साथ 1000 बसों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा ताकि उनकी सेवाओं को प्रवासी श्रमिकों को फेरी जा सके। कांग्रेस ने दावा किया कि यह सूची तैयार कर रहा है और जल्द ही विवरण प्रदान करेगा। हम राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे पास बसों का विवरण है। जैसा कि राज्य सरकार ने ड्राइवरों और कंडक्टरों के बारे में जानकारी मांगी है, हम उन्हें जल्द से जल्द प्रदान करेंगे, कांग्रेस विधायक दल के नेता आराधना मिश्रा ने कहा। ओडिशा में 82 नए कोविड-19 मामले और एक मौत। ओडिशा में 82 और कोविड-19 सकारात्मक मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले 24 घंटों में एक मौत की पुष्टि की गई। कुल मामलों की संख्या 978 और जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, खुर्दा, कटक, पुरी से 5 नए मामलों की मौत हुई है। जगत सिंहपुर, बालासोर, अंगुल, संबलपुर और नयागढ़ जिले जाजपुर में सबसे अधिक मामले 31 पाए गए हैं। भद्रक में 21, केंद्रपाड़ा में 8, खड्डा, कटक और पुरी में 4-4, जगत सिंहपुर में 3, जगतसिंहपुर में 2-2 और प्रत्येक बालासोर, अंगुल और संबलपुर के अलावा नयागढ़ में 1 के अलावा भुवनेश्वर में 2 मामले, खुर्दा में और 1, कटक में। अन्य सभी मामले संगरोध केंद्रों से हैं। जाजपुर में 31 प्रभावित लोगों में से 30 पश्चिम बंगाल से और 1 वापस आया था। तेलंगाना, भद्रक में पाए गए 21 ताज़ा मामलों में से 12 व्यक्तियों में बंगाल लौटने वाले और 6 लोग गुजरात के हैं, 2 तमिलनाडु के हैं और 1 आंध्र प्रदेश के हैं। केंद्रपाड़ा में 3 तमिलनाडु से हैं, 2 पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से हैं, 1 कर्नाटक से। संबलपुर और अंगुल के 2-2 मामले क्रमशः बंगाल और सूरत से लौटे हैं। उबर 3000 से अधिक कर्मचारियों को आग लगाती है। वैश्विक स्तर पर 45 कार्यालय को बंद करने के लिए राइड हाइलिंग ऐप उबर ने दूसरे दौर में लगभग 45 और कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। साथ ही विश्व स्तर पर कुछ 45 कार्यालय को बंद या समेकित किया है। सप्ताह के दौरान उबर ने कई जूम कॉल के माध्यम से लगभग 3700 कर्मचारियों को निकाल दिया। उबर की सीईओ दारा खोसरोशा ने लिखा, इसके वैश्विक कार्यबल का 25% अब नौकरी से बाहर हो गया है। हमने अपने कार्यबल को लगभग 3000 लोगों को कम करने और कई गैर कोर परियोजनाओं में निवेश को कम करने के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन निर्णय लिया है। सोमवार को कर्मचारियों को एक पत्र में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC के साथ एक नियामक फाइलिंग में उबेर ने कहा कि अपने सवारी खंड में कम यात्रा मात्रा और कंपनी के वर्तमान किराया फ्रीज के कारण यह अपने ग्राहक सहायता को कम कर रहा है और टीमों की भर्ती कर रहा है, भारी नुकसान में कटौती करने के लिए।
उबर वैश्विक स्तर पर कुछ 45 कार्यालयों को बंद या समेकित कर रहा है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को में अपने पियर 70 कार्यालय भी शामिल हैं, जो एक सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसी प्रयोगात्मक परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार है। लॉकडाउन 4.0, दिल्ली के बाजार विषम समान आधार पर खुलेंगे। सीएम का कहना है कि बसें कैब प्रतिबंध के कारण चलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक अजीब से आधार पर बाजारों में दुकानें खोलने और शहर में 20 यात्रियों के साथ बसों को चलाने की घोषणा की, लेकिन कहा कि मेट्रो सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, नाई की दुकानें और सैलून 31 मई तक बंद रहेंगे। हमें धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमने कोविड-19 से निपटने के लिए तैयारी करने के लिए लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया। पिछले 1.5 महीने में दिल्ली वासियों द्वारा की गई तपस्या बेकार नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना वायरस रहेगा, लेकिन जीवन को भी आगे बढ़ना होगा। हमारे पास स्थायी रूप से लॉकडाउन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें कोविड-19 के साथ रहना होगा। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए आराम की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रकार की दुकानों को राष्ट्रीय राजधानी में खोलने की अनुमति दी जाएगी और रेस्तरां, होम डिलीवरी और टेकअवे के लिए खुल सकते हैं, लेकिन भोजन की सुविधा की अनुमति नहीं होगी। हालांकि दुकानें, सैलून और स्पा 31 मई तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा शहर में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जोन, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रहने की अनुमति नहीं है। जनरल अटलांटिक फेसबुक द्वारा फंडिंग, जियो को तकनीकी खिलाड़ी के रूप में स्थान देने के लिए अन्य विशेषज्ञ भी। विश्लेषकों ने सोमवार को कहा कि फेसबुक, जनरल अटलांटिक विस्टा और सिल्वर लेक के हालिया निवेश से जियो को फिर से एक प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता के बजाय एक प्रमुख तकनीकी खिलाड़ी के रूप में फिर से स्थान मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी डिजिटल इकाई में 1.34% हिस्सेदारी 6,598.38 करोड़ रुपए में वैश्विक इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक को बेचने की घोषणा की है। अन्य मार्केट निवेशकों के नक्शे कदम पर नवीनतम सौदा इस प्रकार है। 22 अप्रैल को फेसबुक ने घोषणा की कि यह 9.9% की दर से उठा रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स में हिस्सेदारी रिलायंस जियो की हिस्सेदारी वाली फर्म, जो कि इस सौदे के 43,574 करोड़ रुपए में है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक निवेशक सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में 1.15% हिस्सेदारी 5,665.75 करोड़ रुपए में खरीदी और 8 मई को यूएस आधारित विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो प्लेटफॉर्मों में 2.32% हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपए में खरीदी। सोमवार को एक नोट में सीएलएसए ने कहा निवेश की स्थिति जियो एक बढ़ते प्रौद्योगिकी खिलाड़ी के रूप में है। जनरल अटलांटिक, विस्टा, सिल्वर लेक और फेसबुक के इन निवेशों को जियो को केवल एक टेलीकॉम सेवा प्रदाता के बजाय एक प्रमुख तकनीकी खिलाड़ी के रूप में बदलना चाहिए। जियो प्लेटफॉर्म आरआईएल के डिजिटल व्यवसाय, टेलीकॉम, जियो के ऐप, डिजिटल निवेश और तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है, कहा हुआ। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।